नमस्कार दोस्तों, इस एजुकेशन एंड बुद्धिस्ट चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं जोगल कुमार आज आपके लिए पर्यावरण शिक्षा का एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। टॉपिक का नाम है दोस्तों वायुमंडल। वायुमंडल में कितनी परतें होती हैं और वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें कितनी मात्रा में पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, किन किन गैसों का मिश्रण है वायुमंडल, तो उन सभी पर आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि हमारा आने वाले अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है जो हम इसमें एक ट्रिक भी बताएंगे। ट्रिक से हमें तुरंत याद हो जाएंगे, आपको याद करने में आसानी होगी, जिसे हम कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। वायुमंडल क्या है? वायुमंडल क्या है? तो वायुमंडल का अंग्रेजी वर्ड होता है एटमॉस्फियर। क्या होता है दोस्तों? एटमॉस्फियर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एटमॉस्फियर यानी कि वायुमंडल क्या है। तो वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर हवा के विस्तृत भंडार को कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर विस्तृत भंडार को, हवा के भंडार को कहते हैं। जो चारों ओर हमारे जो हवा फैली हुई है उसके भंडार को हम वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, यह सौर विकिरण की लघु तरंगों को पृथ्वी के धरातल तक आने देता है। क्या करता है? यह सौर विकिरण को, सूरज की किरणों को पृथ्वी के धरातल तक आने देता है, परंतु पार्थिव विकिरण की लंबी तरंगों के लिए अवरोधक बनता है। यानी कि पार्थिव विकिरण की लंबी तरंगों के लिए जो सूर्य की तरंगें होती हैं, दूरी तक जाती हैं, तो उन कुछ किरणों को ये रोकता है वायुमंडल। इस प्रकार यह ऊष्मा को रोककर विशाल ग्लास हरित गृह या ग्रीन हाउस, इसे कहते हैं, ग्रीन हाउस की भांति ये कार्य करता है। क्या कार्य करता है? एटमॉस्फियर ग्रीन हाउस की तरह एक कार्य करता है, क्योंकि ये ऊष्मा को रोकता है और रोककर इसको विशाल ग्लास हाउस किसे कहते हैं दोस्तों? ग्लास हाउस हम ग्रीन हाउस को कहते हैं, या फिर इसे हिंदी में हरित गृह भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं। तो ग्रीन हाउस की भांति यह कार्य करता है। क्या? एटमॉस्फियर यानी कि वायुमंडल, जिससे पृथ्वी पर क्या होता है? औसतन तापमान क्या 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बना रहता है। यानी कि जिससे एटमॉस्फियर की वजह से क्या है, 15 डिग्री टेम्परेचर जो है वो तापमान बना रहता है औसतन। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। सीधी सी भाषा में मैं बता दूं, हरित गृह जो है वो क्या है? ग्रीन हाउस होता है कि सूर्य की किरणें, पृथ्वी पर आने वाली सूर्य की किरणें तो पृथ्वी पर आ जाती हैं। कैसे आती हैं? ऊष्मा के रूप में, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और तमाम तरह की गैसें हैं, तो मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड ही लेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो पृथ्वी पर आ तो जाती है, लेकिन पृथ्वी से वापस नहीं जा पाती है। और क्या होता है? इससे धरातल का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है। ठीक है, धरातल के साथ साथ एटमॉस्फियर यानी कि वायुमंडल का भी टेम्परेचर बढ़ता है। तो जो ये ग्लास हाउस है यानी कि ग्रीन हाउस है, तो ग्रीन हाउस क्या करता है? जिससे पृथ्वी पर औसतन 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बना रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारा ग्लास हाउस। ठीक है, यही तापमान पृथ्वी पर जीवमंडल के विकास का आधार है। यानी कि यह जो तापमान है, यह तापमान जीवमंडल के विकास के लिए आधार होता है, यानी कि ये आवश्यक होता है। इससे ज़्यादा टेम्परेचर अगर हो जाएगा तो क्या होगा? जीवन संभव नहीं होगा। ठीक है, जीवन मुश्किल हो जाएगा, इसके लिए ये आधार है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यद्यपि वायुमंडल का विस्तार लगभग 29,000 किलोमीटर ऊंचाई तक मिलता है। यानी कि पृथ्वी की सतह से ऊपर चलते जाएंगे तो वायुमंडल का जो विस्तार है वो 29,000 किलोमीटर ऊंचाई तक मिल जाएगा। ठीक है, पृथ्वी से 29,000 किलोमीटर ऊंचाई तक मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एटमॉस्फियर यानी कि वायुमंडल। ठीक है, परंतु वायुमंडल का 99% भाग, जो वायुमंडल है उसका 99% भाग सिर्फ 32 किलोमीटर तक ही सीमित है। यानी कि माना कि जो एटमॉस्फियर है वो 29,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है।
कहाँ पर? पृथ्वी की सतह से ऊपर वायुमंडल विस्तार है इसका, लेकिन परंतु वायुमंडल का 99% भाग जो है वो 32 किलोमीटर तक ही सीमित है, 99% भाग। ठीक है दोस्तों, और जो 1% भाग बचा वो शेष यानी कि 29,000 किलोमीटर ऊंचाई तक 1% ही वायुमंडल का जो भाग है शेष। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं आगे की ओर। आगे हमारा हेडिंग है वायुमंडल का संघटक। तो वायुमंडल का संघटक जैसे हम एटमॉस्फेयर कंपोजिशन कहते हैं, एटमॉस्फेयर कंपोजिशन। वायुमंडल में अनेक गैसों का मिश्रण है, यानी कि वायुमंडल में अनेक गैसों का मिश्रण है। सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? वो पाई जाती है हमारी नाइट्रोजन। याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। सीटेट, यूपीटेट, एमपीटेट और जितनी भी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हैं उन सब में ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। यहाँ से 2 प्रश्न पक्के हैं, 2 से 3 प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए दोस्तों ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ेंगे। चलिए, तो सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? हमारी नाइट्रोजन। तथा उसके बाद क्रमशः पाई जाती है ऑक्सीजन, यानी कि नाइट्रोजन हमारी पाई जाती है 78%। ठीक है, मोटा मोटा बता देते हैं। और दूसरा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की मात्रा होती है हमारी 21%, वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन। तथा आर्गन, आर्गन पाई जाती है, इसका भी परसेंटेज है वह कार्बन डाइऑक्साइड का स्थान आता है। यानी कि ये 4 तरह की गैस हैं वो अलग अलग मात्रा में पाई जाती हैं। तो मुख्यतः ये नाइट्रोजन ऑक्साइड सर्वाधिक मात्रा में, और उसके बाद आती है हमारी ऑक्सीजन। तो ये याद रखेंगे हमेशा, यहीं से प्रश्न बन जाता है। चलिए, इसके अलावा जल वाष्प, धूल के कण तथा अन्य अशुद्धियाँ भी असमान मात्रा में वायुमंडल में मौजूद रहती हैं। यानी कि ये इन गैसों के अलावा, ये जो गैसें हैं इनके अलावा जल वाष्प भी वायुमंडल में मिलता है, धूल के कण भी मिलते हैं तथा अन्य अशुद्धियाँ भी असमान मात्रा में वायुमंडल में मौजूद रहती हैं। ठीक है दोस्तों, विभिन्न गैसों की मात्रा यानी विभिन्न गैसों की 99% भाग मात्र 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही सीमित हैं। जैसा कि मैंने ऊपर बताया था, विभिन्न गैसों की मात्रा भी जो है वो किसमें? 99% भाग पर ही, 99% भाग जो है गैसों का वो 32 किलोमीटर ऊंचाई तक ही सीमित हैं। ठीक है, जबकि धूल कणों व जलवाष्प का 90% भाग अधिकतम 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही मिलता है। यानी कि 32 किलोमीटर ऊंचाई पर जाएंगे पृथ्वी से तो वहाँ तक गैसों का मिश्रण मिल जाएगा। विभिन्न प्रकार की गैसें हैं जो असमान मात्रा में पाई जाती हैं वो मिल जाएंगी। लेकिन पृथ्वी से ऊंचाई पर चलेंगे तो धूल के कण तथा जलवाष्प का 90% भाग 10 किलोमीटर ऊंचाई तक मिलता है। 10 किलोमीटर से ऊपर जाएंगे तो कम मात्रा में मिलेगा, लेकिन 90% भाग धूल कणों का और जलवाष्प का मिल जाता है 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आगे की ओर। तो अब बात कर लेते हैं हम, जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, उसमें गैसों का मिश्रण जो है वो कितनी मात्रा में पाया जाता है वो बता देते हैं। तो नाइट्रोजन है हमारा, जैसा कि ऊपर बताया था, नाइट्रोजन ये पाया जाता है 78%, और नाइट्रोजन का सूत्र होता है क्या? N2 से प्रदर्शित करते हैं नाइट्रोजन को, और इसकी परसेंटेज होती है वायुमंडल में 78%। ठीक है, याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है नाइट्रोजन। दूसरे नंबर पर आती है हमारी ऑक्सीजन जो 21% होती है वायुमंडल में, और इसके जो रासायनिक सूत्र है वो है O2। क्या है दोस्तों? O2। तो ये भी हमें याद हो गया। अगला है आर्गन। आर्गन इसे हम AR से प्रदर्शित करते हैं, AR से, और इसकी मात्रा होती है कितनी? 0.93%, 0.93%। ठीक है दोस्तों, शेष कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें पाई जाती हैं कितनी? 0.03% में अन्य गैसें आ जाती हैं। अन्य गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड तथा और तमाम गैसें होती हैं वो पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप ये जो सारी है वो अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, मेन रूप से याद रखेंगे, नाइट्रोजन 78% पाई जाती है और ऑक्सीजन 21% पाई जाती है। इन दोनों से ही ज़्यादातर प्रश्न बनते हैं। चलिए चलते हैं आगे की ओर। अगला हमारा टॉपिक है क्या? वायुमंडल की विभिन्न परतें। तो वायुमंडल की विभिन्न परतों के बारे में पढ़ेंगे, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर अंग्रेजी में और हिंदी में बोलेंगे वायुमंडल की विभिन्न परतें। तो वायुमंडल की परतों को मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5 भागों में बांटा गया है वायुमंडल की परतों को। अब कौन कौन सी 5
जो हैं भाग हैं वो एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो पहला है हमारा, ये जो आगे लिखा हुआ है उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो हैं वो हैं हमारे वायुमंडल की परतें। तो पहला है हमारा, पृथ्वी से ऊपर की तरफ चलेंगे तो सबसे पहले हमें मिलेगा क्षोभ मंडल। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी की सतह से ऊपर की तरफ चलेंगे, ऊंचाई की तरफ चलेंगे पृथ्वी से, तो सबसे पहले आएगा क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल के बाद और ऊपर चलेंगे तो मिलेगा हमारा समताप मंडल। समताप मंडल के बाद फिर मिलेगा हमारा मध्य मंडल, और मध्य मंडल के बाद मिलेगा हमारा आयन मंडल। ठीक है, आयन मंडल के बाद दोस्तों मिलता है वायुमंडल। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये जो दिए हैं परतें हैं इनको याद कैसे करें। तो याद करने का बहुत ही अच्छा ट्रिक मैं बताऊंगा दोस्तों, जो आप कभी नहीं भूलेंगे, हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रिक के माध्यम से याद करने का तरीका भी बता देते हैं। चलिए आ जाते हैं ट्रिक की ओर। ट्रिक है हमारा, ये हमारा ट्रिक है, जीके ट्रिक। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक है छोड़ सबको मैं आया बाहर, यानी कि छोड़ सबको मैं आया बाहर। बस इतनी सी लाइन आपको याद करनी है और सभी परतें आपको, वायुमंडल की परतें जो हैं वो चुटकी में याद हो जाएंगी। ठीक है, तो ट्रिक क्या है हमारी? छोड़ सबको मैं आया बाहर। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों, तो जिससे कि दिमाग में एकदम सेट हो जाए। तो छोड़ सबको मैं आया बाहर, क्या हो जाएगा? छोड़ सबको मैं आया बाहर। चलिए, तो इससे बनता है छोड़, छोड़ से बनता है क्षोभ मंडल। ठीक है, सबको, सबको से बनता है समताप मंडल, मैं से बनता है मध्य मंडल, और आया, आया से बनता है आयन मंडल, तथा बाहर, बाहर से बनता है बाह्य मंडल। बाहर, बाह्य को कहते हैं, वायुमंडल को बाहर कहते हैं। ठीक है, तो हमारा बन गया सबसे पहले क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। ठीक है दोस्तों, ट्रिक क्या है हमारी? ट्रिक को हमेशा याद रखना है, छोड़ सबको मैं आया बाहर। ये क्रमबद्ध तरीके से है और इसे याद रखेंगे ट्रिक को, तो आप कभी नहीं भूलेंगे परतों को, कभी कंफ्यूज नहीं होगे कौन सी परत के बाद कौन सी परत आती है। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब बात करते हैं जो परतें रहती हैं वायुमंडल की, तो उन परतों में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, पहला है हमारा क्षोभ मंडल। यह जैव मंडल, यह मंडल जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कौन सा? क्षोभ मंडल। क्योंकि क्या होता है इसमें? इसमें मौसम संबंधी सारी घटनाएं होती हैं। किसमें होती हैं? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल एक ऐसा मंडल है वायुमंडल का जिसमें मौसम संबंधी सारी घटनाएं होती हैं। याद रखेंगे तो प्रश्न बनता है हमारा, मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती हैं, वायुमंडल की किस परत में होती हैं? तो हम आंसर तुरंत लगा देंगे कि क्षोभ मंडल में होती हैं। क्लियर? सभी तथ्य आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। 3 नंबर, 2 से 3 नंबर आपके एकदम क्लियर हैं, पक्के हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दें, माइंड को कंसंट्रेट करके ही पढ़ें। चलिए, मौसम संबंधी सभी परिवर्तन इसी में होने के कारण, मौसम संबंधी सभी परिवर्तन इसी में होने के कारण इसे परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। ध्यान दें दोस्तों, इसे क्या कहा जाता है? परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। किसको? क्षोभ मंडल को। तो दोस्तों प्रश्न बनता है कि परिवर्तन मंडल वायुमंडल की किस परत को कहा जाता है? तो हम सीधी सी बात है कह देंगे क्षोभ मंडल को जो है परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है, क्योंकि मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं वो सब इसी में होती हैं, क्षोभ मंडल में। क्लियर है? चलिए चलते हैं आगे की ओर। प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर, प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर क्या होता है? वायु का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस की दर से, औसत दर से घटता है। क्या होता है? यानी कि प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर, जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे तो वायु का जो तापमान है वो 1 डिग्री सेल्सियस घटता जाता है, औसत दर। ठीक है, औसत दर है ये। इसे सामान्य ताप पतन दर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सामान्य ताप पतन दर। ठीक है दोस्तों, अब सामान्य ताप पतन दर किसे कहते हैं? तो ये चीज़ हम याद रखेंगे कि प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो औसतन 1 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो उसकी दर औसतन घटती है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए, इस मंडल की सीमा विषुवत वृत्त के ऊपर
18 किलोमीटर की ऊंचाई तक तथा ध्रुवों के ऊपर लगभग 8 किलोमीटर तक हैं। तो जैसा कि मैंने ऊपर बताया था, तो वही चीज़ है यहाँ। इस मंडल की सीमा विषुवत वृत्त के ऊपर 18 किलोमीटर, यानी कि जो ध्रुवों के ऊपर है वो 8 किलोमीटर ऊंचाई तक है और विषुवत वृत्त के ऊपर है वो 18 किलोमीटर ऊंचाई तक इसकी सीमा है। ठीक है, चलिए कहाँ से? पृथ्वी से 18 किलोमीटर विषुवत वृत्त के ऊपर और ध्रुवों के ऊपर 8 किलोमीटर। चलिए ऊपरी क्षोभ मंडल में जेट वायुधारा प्रवाहित होती है, यानी कि ऊपर का जो क्षोभ मंडल होता है ऊपरी, यानी कि 18 किलोमीटर से ऊपर का, 18 किलोमीटर लगभग ऊपरी जो भाग है उसमें जेट वायुधारा प्रवाहित होती है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि जेट वायुधारा किस में प्रवाहित होती है, तो ये होती है हमारी क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में। क्लियर है? चलिए अगली लाइन हमारी, जल वाष्प धूल कणों का अधिकांश भाग इसी में मिलता है, यानी कि जल वाष्प और धूल कणों का अधिकांश भाग जो है वो इसी में मिलता है। किसमें मिलता है? 18 किलोमीटर के दायरे तक। ठीक है दोस्तों, 18 या फिर 8 किलोमीटर दायरे तक। चलिए अगला है हमारा, सॉरी दोस्तों, मैंने बताया था कि जल तथा धूल का अधिकांश भाग जो है वो पृथ्वी की कितनी ऊंचाई तक मिलता है? वो 90% जो भाग है धूल कण और जल वाष्प का वो मिलता है 10 किलोमीटर ऊंचाई तक ही। ठीक है, क्लियर हो गया है? चलिए अगला हमारा मंडल था वो है समताप मंडल। ट्रिक हमने बताई थी, क्या बताई थी? छोड़ सबको मैं आया बाहर। तो छोड़ सबको यानी कि क्षोभ मंडल हो गया, सबको से आगे हमारा समताप मंडल, सबको से समताप मंडल। ट्रिक याद रखेंगे। और ये हमारा पाया जाता है 8 या 18 किलोमीटर से कितना? 50 किलोमीटर ऊंचाई तक। ठीक है दोस्तों, समताप मंडल जो है वो कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है? तो 18 से 50 किलोमीटर ऊंचाई तक कर लेंगे। 18 से 50 किलोमीटर ऊंचाई तक। कहाँ से दोस्तों? तो अगर पूछा जाए ध्रुवों से पूछा जाएगा तो 8 किलोमीटर, और विषुवत वृत्त के ऊपर पूछा जाए तो 18 किलोमीटर। चलिए अगला है हमारा, इसका विस्तार 8 या 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक होता है, जैसा कि ये जो लिखाया था वही दोहराया जा रहा है। ठीक है, अगला है, इसमें ओजोन परत यानी कि सबसे महत्वपूर्ण मंडल जो है वो समताप मंडल होता है हमारा, जिसमें कौन कौन सी घटनाएं होती हैं उनके बारे में चर्चा करना जरूरी है। यहीं से बहुत प्रश्न पूछ लिए जाते हैं सभी परीक्षाओं में, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो इससे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो इसमें ओजोन परत जो है वो पाए जाने के कारण इसे ओजोन मंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओजोन मंडल। अब प्रश्न बनेगा कि ओजोन मंडल जो है वो किस वायुमंडल की परत को कहते हैं? तो वो कहते हैं हम समताप मंडल को। अब ओजोन मंडल की जो मोटाई है वो कितनी है, यानी कि जिसका सीमा है वो भी हमें याद रखनी है, तो वो होती है 15 से 35 किलोमीटर। कितने से? 15 से 35 किलोमीटर ऊपर जाएंगे पृथ्वी की सतह से तो हमारा ओजोन मंडल मिलेगा जो समताप मंडल में स्थित है। ठीक है दोस्तों, और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि ओजोन गैस जो सौर विकिरण की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है, यानी कि जो सूर्य से हानिकारक किरणें निकलती हैं, पराबैंगनी किरणें, जो क्या है मानव जीवन के लिए हानिकारक होती हैं, तो इन गैसों को इन किरणों को ये ओजोन जो गैस है, ओजोन मंडल है, ओजोन मंडल की जो परत है ओजोन गैस की, वो इन किरणों को अवशोषित कर लेती है, सोख लेती है। ठीक है, और उन्हें भूतल तक नहीं पहुंचने देती, यानी कि पृथ्वी तक ये ओजोन मंडल जो है वो सूर्य की हानिकारक किरणों को पहुंचने नहीं देता है। तो ये क्या होता है, तथा पृथ्वी को अधिक गर्म होने से बचाती है, जिससे क्या होता है पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ता नहीं है, औसतन रहता है, इसलिए इसको जीवन का आधार माना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है, इस मंडल में प्रारंभ में तापमान स्थिर रहता है तथा 20 किलोमीटर के बाद बढ़ने लगता है, यानी कि इस मंडल में जैसे जैसे पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे तो पहले तो तापमान जो है वो स्थिर रहता है, फिर 20 किलोमीटर से ऊपर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो क्या होता है तापमान बढ़ने लगता है। ठीक है,
तापमान बढ़ने लगेगा। ऐसा ओजोन गैसों की उपस्थिति के कारण होता है, यानी कि ओजोन गैसों की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है कि टेम्परेचर जो है वो 20 किलोमीटर ऊंचाई पर बढ़ने से टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है, जो कि पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर, यानी कि क्या होता है, ओजोन मंडल जो है, ओजोन परत जो है वो पराबैंगनी किरणें जो होती हैं सूर्य से आने वाली, उनको अवशोषित कर तापमान बढ़ा देती हैं। किसका? वायुमंडल का। वायुमंडल का तापमान बढ़ा देती हैं। समताप मंडल बादल तथा मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त रहता है, यानी कि यहाँ पर ऐसी कोई घटना नहीं होती, ना तो यहाँ पर बादल होते हैं, ना कोई मौसम का परिवर्तन होता है, तो इसलिए ये मौसम तथा बादल की जो संबंधी घटना है उनसे मुक्त रहता है। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न आ सकता है ऐसे करके कि जो ऐसा वायुमंडल का कौन सी परत है जिसमें, कौन सा मंडल है जिसमें बादल तथा मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं, तो हमारा हो जाएगा समताप मंडल या फिर ओजोन मंडल। ठीक है, चलिए दूसरा, इस मंडल के निचले भाग में जेट वायुयान के उड़ान भरने के लिए आदर्श दशाएं हैं। ठीक है, यानी कि यहीं पे जो हैं इसी मंडल में वायुयान उड़ाए जाते हैं। तो वायुयान उड़ाने के लिए सबसे आदर्श कौन सा मंडल माना जाता है, तो वह है समताप मंडल। ठीक है दोस्तों, चलिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं से बनते हैं, इसी मंडल से, यानी कि समताप मंडल से। तो समताप मंडल में हमने सीखा क्या क्या, इसमें ओजोन मंडल इसी मंडल को कहा जाता है। दूसरा, वायुयान किस मंडल में उड़ाए जाते हैं, तो समताप मंडल में ही उड़ाए जाते हैं। और इसी मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, जो क्या करती है, ओजोन परत सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से मनुष्य को, यानी कि प्राणियों को बचाती है। पराबैंगनी किरणें क्या करती हैं, पराबैंगनी किरणें जो हैं वो पृथ्वी पर टेम्परेचर को बढ़ने से रोकती है, यानी कि पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत सोख लेती है, तो पृथ्वी का तापमान जो है वो स्थिर रहता है, यानी कि जो जीवन का आधार है। ठीक है, क्या है, ओजोन परत। चलिए अगला हमारा मंडल है वो है मध्य मंडल, तीसरे नंबर का है मध्य मंडल। ट्रिक थी हमारी, क्या थी, ट्रिक थी छोड़ सबको मैं आया बाहर, तो छोड़ सबको, सबको से समताप मंडल हो गया, छोड़ से हो गया क्षोभ मंडल, मैं आया, मैं से हो गया मध्य मंडल। ठीक है, मैं से हो गया मध्य मंडल। ठीक है, में से हो गया मध्य मंडल, और मध्य मंडल जो है वो 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर पृथ्वी से ऊंचाई पर चलेंगे तो मिल जाएगा हमें, यानी कि इसका एरिया क्या है, पृथ्वी से 50 किलोमीटर से लेकर के और 80 किलोमीटर ऊंचाई तक जो है वो मध्य मंडल पाया जाता है। इसका विस्तार 50-55 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक है। ठीक है दोस्तों, कितना है, 50 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर तक है। इस मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घटता जाता है, यानी कि जैसे जैसे ऊंचाई पे बढ़ते जाएंगे तो क्या होता है, तापमान घटता जाता है तथा लगभग -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। यानी कि जो टेम्परेचर है वो पृथ्वी पर ज़्यादा रहता है, पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, जितनी ऊंचाई पर चलते जाएंगे वैसे ही तापमान जो है वायुमंडल का वो घटते जाएगा। कितना तक हो जाता है, -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। ठीक है, चलिए इसी मंडल में, इस मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घटता जाता है तथा लगभग -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। अब प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि इस मंडल में टेम्परेचर जो है वायुमंडल का वो -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक घट जाता है, यानी कि हो जाता है, तो ये हो जाएगा मध्य मंडल में। यहाँ से प्रश्न बनेगा जो कि वायुमंडल का न्यूनतम तापमान है, यानी कि वायुमंडल का सबसे न्यूनतम तापमान जो है वो -100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, चलिए वो कहाँ पे होगा, मध्य मंडल में। वह इसकी ऊपरी सीमा से बाद पुनः ताप में वृद्धि होने लगती है, यानी कि प्रश्न में पूछा जाएगा कि वायुमंडल की किस परत से ऊपर जाने पर टेम्परेचर जो है बढ़ने लगता है, तो वो हो जाएगा हमारा कितना, क्या हो जाएगा, मध्य मंडल। मध्य मंडल से जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे तो टेम्परेचर हमारा बढ़ते जाएगा। और मध्य मंडल से नीचे क्या था, जैसे जैसे किससे, समताप मंडल से जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे, यानी कि 50 से 80 किलोमीटर ऊंचाई पर चलेंगे तो वैसे ही टेम्परेचर घटने लगता था। लेकिन जैसे ही 80 किलोमीटर ऊंचाई पर पहुंचेंगे, मध्य मंडल की सीमा पर पहुंचेंगे,
तो क्या होगा, टेम्परेचर जो है वो बढ़ने लगेगा, ठीक उल्टी क्रिया होने लगेगी। तो दोस्तों अगला हमारा मंडल था आयन मंडल, यानी कि छोड़ सबको मैं आया, आ से आया, आया। तो इसका एरिया जो है वो है 80 किलोमीटर ऊंचाई से 640 किलोमीटर ऊंचाई पर ये मंडल पाया जाता है। कौन सा, आयन मंडल। सबसे ज़्यादा, अभी तक का सबसे ज़्यादा ऊंचाई इसी मंडल में है, किसमें, आयन मंडल में। इस मंडल में ऊंचाई के साथ ताप में तेज़ी से वृद्धि होती है, यानी कि किस मंडल में तेज़ी से वृद्धि होती है तापमान में, तो वो हो जाएगा हमारा आयन मंडल। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न बनता है। अगला है, इसमें विद्युत आवेशित कणों की अधिकता होती है, यानी कि इस मंडल में विद्युत आवेशित कणों की अधिकता होती है, जिन्हें आयन कहा जाता है। आयन कहा जाता है किसकी, विद्युत आवेशित कणों की। ठीक है, चलिए, इसीलिए क्या कहा जाता है, जिन्हें आयन कहा जाता है। इन्हीं की अधिकता के कारण इस मंडल का नाम आयन मंडल है, यानी कि इस मंडल में पहुंचते ही विद्युत आवेशित कण की अधिकता होती है, जिन कणों को हम कहते हैं आयन, और इन्हीं की अधिकता के कारण इस मंडल का नाम आयन मंडल रखा गया। ठीक है दोस्तों, ये कण रेडियो तरंगों को भूपृष्ठ पर परावर्तित करते हैं, यानी कि रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर जो है परावर्तित करते हैं, और क्या करते हैं, बेतार संचार को संभव बनाते हैं। यानी कि जो रेडियो एक्टिव तरंगें होती हैं वो क्या करते हैं, जैसे कि वायरलेस और जो भी नेटवर्क हैं, इंटरनेट है, कोई भी जो बेतार किरणें होती हैं वो यहीं से संभव होती हैं, यहीं से संचार होता है इनका। ठीक है, चलिए अगला है वायुमंडल। वायुमंडल क्या है, 640 किलोमीटर से ऊपर हम चलेंगे तो हमारा वायुमंडल आ जाता है। 640 किलोमीटर से ऊपर वायुमंडल मिलेगा। इसे वायुमंडल का सीमांत क्षेत्र कहा जाता है। इसे वायुमंडल का सीमांत क्षेत्र कहा जाता है, किसे, यानी कि 640 किलोमीटर से ऊपर चलेंगे तो वो एरिया हमारा सीमांत क्षेत्र कहा जाएगा, वायुमंडल से ऊपर। ठीक है दोस्तों, चलिए, यानी कि वायुमंडल आ जाता है हमारा कहाँ पे, 640 किलोमीटर ऊंचाई पर। इस मंडल की वायु अत्यंत विरल होती है। क्या होती है, अत्यंत विरल होती है। यहाँ गैसों का बहुत घनत्व कम पाया जाता है। कैसा पाया जाता है, घनत्व जो है वो कम पाया जाता है वायु का। यहाँ हाइड्रोजन व हीलियम गैसों की प्रधानता होती है, यानी कि इस मंडल में हाइड्रोजन व हीलियम गैसों की प्रधानता होती है, यहाँ पाई जाती हैं। कौन सी, हाइड्रोजन व हीलियम, जो भार में कम होती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो जो हमने ट्रिक बताई थी उस ट्रिक के माध्यम से आप इन परतों को, यानी कि वायुमंडल की परतों को याद रख सकते हैं। तो एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। ट्रिक जो हमने बताई थी, वायुमंडल की परतों को 5 मुख्य भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 5 मुख्य भाग थे वो हम ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। ट्रिक हमारी थी, छोड़ सबको मैं आया बाहर। ये ट्रिक थी हमारी, छोड़ सबको मैं आया बाहर। एक्सप्लेन करेंगे इसको, क्या है, छोड़ से हो गया हमारा क्षोभ मंडल। ठीक है, दूसरा है सबको से हो गया समताप मंडल, मैं से हो गया मध्यमंडल, और आया से हो गया आयन मंडल, तथा बाहर से हो गया वायुमंडल। ठीक है, अब क्षोभ मंडल में क्या था, इसमें मौसम संबंधी सभी क्या होता है, मौसम संबंधी घटनाएं, मौसम संबंधी घटनाएं। ठीक है, दूसरा समताप मंडल में क्या होता है, समताप मंडल में ओजोन परत, यहाँ पे ओजोन मंडल ऐसे कहते हैं, और क्या कहते हैं, ओजोन मंडल कहते हैं। अब ओजोन मंडल के साथ में मैंने बताया था ओजोन मंडल किससे बचाती है, तो ये पराबैंगनी किरणों से बचाती है, जो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से बचाती है। तथा इस मंडल में, यानी कि समताप मंडल में क्या होता है, वायुयान उड़ते हैं, बताया था वायुयान उड़ते हैं। और ये मध्यमंडल है, मध्यमंडल में क्या होता है, मध्यमंडल में तापमान जो है वो पहले घटता है, फिर मध्यमंडल के ऊपर जैसे जैसे जाएंगे तो तापमान क्या होता है, बढ़ने लगता है। ठीक है, आयन मंडल में तापमान जो है बढ़ने लगता है तीव्र गति से, और मध्यमंडल में जो है वो मिनिमम कितना टेम्परेचर हो जाता है, -100 डिग्री
टेम्परेचर, -100 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है। आयन मंडल में क्या होता है, विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं, इसलिए इस मंडल का नाम, यानी कि उन कणों को क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। और आयनों, इन्हीं कणों के आधार पर इस मंडल का नाम रख दिया आयन मंडल। ठीक है। अगला है वायुमंडल। वायुमंडल में क्या होता है, वायुमंडल में वायु का जो इसमें वायु की गति जो है विरल रहती है। कैसी, विरल। और घनत्व क्या होता है, सबसे कम घनत्व, सॉरी यहाँ पे घनत्व कर लेंगे, घनत्व सबसे कम घनत्व कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है वायुमंडल में। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा हमारा ये आज का तो वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में बेल आइकन को भी दबा देंगे, जिससे कि हमारा अगला आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का हमारा वीडियो। इसी के साथ अपना जो है टॉपिक समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।